हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम देखने वाले हैं 2017 में जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी 14 दिसंबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग वाली शिफ्ट में, मतलब 4:15 से और 6:15 तक इसका टाइम था। तो जो जीएस का पोर्शन था आज के इस लेक्चर में हम उसको देखने वाले हैं। उसके 40 क्वेश्चन को देखेंगे। जीएस का मतलब है मूल विधि एवं संविधान और सामान्य अध्ययन, ये इसमें आता है। और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूपीएसआई के एग्जाम में मूल विधि एवं संविधान और सामान्य अध्ययन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 दशक पुराने दोहरे कराधान से बचाव समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल भारत और निम्न में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मॉरिशस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू कानून ग्रंथ दयाभाग किसने लिखा था। तो ये लिखा था ऑप्शन सी, जीमूत वाहन ने। एग्जाम देने से पहले दोस्तों जो प्रमुख ग्रंथ या पुस्तकें हैं उनके लेखक आपको याद होने चाहिए। तो ये दयाभाग जो ग्रंथ है ये किसने लिखा था, जीमूत वाहन ने। हिंदू कानून ग्रंथ है ये, जीमूत वाहन ने लिखा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। तो देखिए उस समय थे उर्जित पटेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उस समय की बात है, 2017 की बात चल रही है। लेकिन 2018 से अब तक कौन है, शक्तिकांत दास। ये याद होना चाहिए आपको, शक्तिकांत दास। ये अब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास, 2018 से अब तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शून्य आधार बजट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं झूम खेती। आपको पता भी होगा झूम खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है। ये यातायात प्रतीक दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, टी जंक्शन। देखिए जहां रोड इस टी के आकार का होता है वहां टी जंक्शन का प्रतीक लगा होता है और इसका मतलब होता है रोड का आकार इस प्रकार से होना। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ ऐसे जा रहे हैं तो आगे रोड इस प्रकार से होना, तो ये टी का आकार बनाता है। इसको हम टी जंक्शन कहते हैं इस प्रतीक को। और प्रतीकों की वीडियो में यूपीएसआई के एग्जाम की दृष्टि से बना चुका हूं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना। मतलब समाज में जो विभेद है उसको खत्म करना, ये किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें कि सबसे पहला है समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक है। यूपीएसआई के एग्जाम के लिए पूरे संविधान में भाग 3 और भाग 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको इसके सभी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, जो वक्तव्य सही है वो हमको बताना है भाग 4 में। चलिए दोनों पॉइंट को हम देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सकारात्मक प्रकृति के हैं और इनका लक्ष्य है राज्य के अधिकारों और कार्यों में वृद्धि लाना। तो ये सही बात है। आगे देखते हैं पॉइंट 2, ये तो सही हो गया। पॉइंट बी देखते हैं हम, इनका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करके एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है। तो देखिए इसमें जो आंसर दिया है वो प्रदूषण दिया है, लेकिन प्रदूषण नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए अगर वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा तो ये कृषि को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्रभावित करता है। निर्वाह खेती ये भी प्रभावित करती है, मिट्टी की प्रकृति ये तो करती ही है। इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑप्शन डी, जनसंख्या से ज्यादा दबाव। इससे कृषि की उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, खुला सामान्य लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कैग। ये किस आर्टिकल में है, 148 में। ये आपको याद होना चाहिए, 148। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है,
एक महिला सहकारी संगठन है, इसका मतलब है इनमें से कौन सी एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती हैं, जिनमें प्रमुख है लिज्जत पापड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री महिला गृह उद्योग। इसका ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में पूछा है इसमें, तो ये 2 पॉइंट दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के द्वारा ही वो मनोनीत होते हैं, इसलिए उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत प्रदान करें अपना। तो पॉइंट ए सही हो गया। पॉइंट बी देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार उनको होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अक्षय ऊर्जा स्रोत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो वो आता है पथकर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा या अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सभी को पता होगा, और ना भी पता होगा तो ये आपको पता होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बोनापन, बच्चों के होने वाले बोनेपन का रोग किसकी कमी के कारण होता है। बोनेपन की बात चल रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बोनापन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो ये कालाहारी जो रेगिस्तान है वो उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार का रेगिस्तान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। तो ये कौन सा मामला है। ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ब्रैकेट में दिया है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है वे हैं। तो 2 पॉइंट दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। 3 पॉइंट दिए हैं। पहला है इसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजनाएं, तो ये बिल्कुल सही है। पॉइंट बी देखते हैं, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं, ये भी बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक परियोजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ राज्य के राज्यपाल की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखिए या तो वो स्वयं इस्तीफा दे सकता है, इसके अलावा किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है। तो अब हम इन 3 पॉइंटों को देखते हैं, इसमें से कौन सा सही है ये हमको बताना है। राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत, तो ये बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण रहता है, तो राष्ट्रपति की मर्जी है वो उसको कभी भी हटा सकता है। तो पॉइंट ए तो इसका ठीक हो गया है। पॉइंट बी देखते हैं, लोकसभा द्वारा महाभियोग, ये गलत है। विधानसभा द्वारा महाभियोग, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल ए। ऑप्शन सी ये वाला ठीक है, बिल्कुल केवल ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधपरक डेटाबेस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MySQL। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, फेफड़ों की ऐसी कौन सी बीमारी है जो क्रिस्टलीय सिलिका के अंतःश्वसन अवधारण और उसके प्रति फुफ्फुसीय प्रतिक्रिया के कारण होती है, जो लंबे समय तक पत्थर तोड़ने और उत्खनन कार्य से जुड़े रहने की वजह से लोगों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस बीमारी पर नियंत्रण और इसकी रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकोसिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आयकर अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सी वित्तीय वर्ष
2016-17 के लिए आय के रूप में परिभाषित नहीं है। ये एग्जाम 2017 में हुआ था, तो 2016-17 के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। पॉइंट ए में दिया है प्राप्त लाभांश, तो ये आय के रूप में है। बी में है बैंक से प्राप्त ब्याज, ये भी आय के रूप में है। सी में है पिता से मिली नकद भेंट, ये आय के रूप में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सी। आगे देखते हैं, हाइपोकलीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी के कारण हाइपोकलीमिया हो जाता है और इससे हाथ पैर कमजोर से दिखाई देते हैं, वीकनेस लगती है हाथ पैरों में, और इसके ज्यादा प्रभाव में चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पोटेशियम की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट दिए हैं, ये हमको पढ़ने हैं, काफी आसान है, पढ़कर ही हम समझ जाएंगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। पॉइंट ए में दिया है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया, तो ए ने इस प्रकार कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो देखिए जो फाइट थी उनके बीच में, जो मुक्केबाजी थी, उसके लिए वो दोनों आपस में राजी हुए थे और उसी के कारण दूसरा एक घायल हुआ है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, ये तो गलत हो गया है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था, मतलब वो नशे में था, जो उसने अपनी मर्जी से ली थी, अपनी मर्जी से वो नशे में हुआ था। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, ये भी गलत है। देखिए इस कंडीशन में पी ने अपराध किया, क्योंकि देखिए वो नशे में था और वो अपनी मर्जी से नशे में हुआ था, और नशे में होने के बाद तो आदमी कुछ भी कर सकता है, और नशे में होने के बाद ही उसने हत्या की। तो इस प्रकार पी ने अपराध किया है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उनमें कौन कौन हिस्सा लेता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो निर्वाचक मंडल में जो हिस्सा नहीं लेता है वो हमको बताना है। चलिए अब इन 3 पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जो इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, तो देखिए ये तो भाग लेते हैं, ये हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और जो हिस्सा नहीं लेते हैं वो हमको बताना है, तो ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं, पॉइंट बी में दिया है, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। तो देखिए राज्य के जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्सा नहीं लेते हैं वो हमको बताना है। चलिए पॉइंट सी भी पढ़ लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण ये भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भाग नहीं लेते हैं, जो हिस्सा नहीं लेते हैं वो हमको बताना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा पॉइंट ए में जो दिया था, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो हिस्सा नहीं लेता है वो हमको बताना था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी, तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ खाली स्थान दिया है, एक सॉफ्टवेयर है, तो इनमें से वह कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर वह अपनी गतिविधियों को भांप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ खाली स्थान दिया है, के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। किसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये आता है ऑप्शन बी, कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए वेम्बनाड एक झील है जो कि केरल में है, तो इसी झील के तट पर, इसी झील के पूर्वी तट पर वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, और इसी को कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये ध्यान रखना है आपको, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य का मतलब है वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ईएसओपी में ई किसका प्रतीक है। तो ईएसओपी की फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। ईएसओपी की फुल फॉर्म होती है
एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें ई किसका प्रतीक है ये पूछा है, तो ई किसका प्रतीक हो गया, एम्प्लॉय का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय पुलिस सेवा में कितने स्टेट कैडर होते हैं, तो ये होते हैं 24, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, वर्णित में से मतलब इनमें से निम्न में से नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात चल रही है यहाँ पर, तो इस यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए और बी, तो इनमें से कौन सा सही है वो हमको बताना है। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, तो ये सही है ये बात। पॉइंट बी में दिया है, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना, तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों ठीक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 39। सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 दिन। आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई के किसी भी पोर्शन में, 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे जीएस के 40 क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसको देखकर अंदाजा हो गया होगा कि यूपीएसआई के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा ध्यान आपको संविधान पर देना है, उसके बाद दूसरे टॉपिक पर। आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही, और इस पूरी वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।